नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज़ में। और आज है 10 सितंबर और आज मैं फिर से लेकर आया हूँ कुछ हेडलाइंस, कुछ मुख्य मुख्य खबरें। पहले मैं सबसे पहले बता देता हूँ आज के दिवस का क्या महत्व है। तो दोस्तों सुन लीजिए, आज 10 सितंबर है और आज है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। दोस्तों ये दिवस दुनिया भर में आत्महत्या की रोकथाम के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और ये दिवस WHO और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन यानी IASP द्वारा आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, ये बुज़दिली का काम है। इसी को रोकथाम के लिए आत्महत्या दिवस रोकथाम दिवस मनाया जाता है। तो उस फटाफट देख लेते हैं दोस्तों। आज का लेके चलते हैं पहले आपको आज का पंचांग में। आज है दोस्तों आश्विन कृष्ण तृतीया और विक्रम संवत 2082। और मुख्य खबरें देख लेते हैं दोस्तों। आइए, सबसे मुख्य खबरें जो आजकल सुर्खियों में वो है लपटों में लोकतंत्र, राष्ट्रपति PM व मंत्रियों के घर फूंके, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और कई सरकारी इमारतों में लगा दी आग और तोड़फोड़। दोस्तों नेपाल में इस समय बहुत स्थिति खराब है। नेपाल में तख्ता पलट हो गया। ओली व कई मंत्रियों के इस्तीफे दिए जा चुके हैं, देख सकते हैं आप। उत्तराखंड सरकार सतर्क हो गई है। नेपाल में तनाव और राजनीतिक हालात को देखते हुए प्रदेश सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए सतर्क हो गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक में नेपाल से लगती राज्य की सीमा पर सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों। काठमांडू से खबर है, नेपाल में जेएनजी सरकार के विरोधी हिंसक आंदोलन के बीच मंगलवार को सरकार का तख्ता पलट हो गया है और प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री समेत 5 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कई मंत्रियों व शीर्ष नेताओं के सरकारी व निजी आवासों पर हमला तोड़फोड़ कर दी। तो दोस्तों ये देखिएगा, मुख्य हेडलाइंस आप देख सकते हैं। संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और सरकारी इमारतों में लगाई आग, तोड़फोड़। पूर्व PM झालानाथ की पत्नी को जिंदा जला दिया। पूर्व PM देवबा उनकी पत्नी को पीटा, वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर मारा। तो ऐसे हालात हो गए हैं दोस्तों। नेपाल में लोकतंत्र की हत्या हो गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिएगा, प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने पुलिस कर्मियों की जैकेट और हथियार भी छीन लिए। ये देख सकते हैं। सिंह दरबार में प्रदर्शनकारी, पार्टियों के दफ्तर जेल पर हमला, कैदी भागे, पूर्व उप प्रधानमंत्री लामी छाने को छुड़ा लिया। तो प्रधानमंत्री रह चुके हैं दोस्तों लक्खू जेल में, जो भ्रष्टाचार में पहले राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है रवि लामी छाने, उनको प्रदर्शनकारियों ने जेल से छुड़ा लिया है। जिनको उन्हें पहले 18 अक्टूबर को दोस्तों गिरफ्तार किया गया था और छात्रों के आंदोलन के बाद जो है जेल प्रशासन ने उनकी सुरक्षा करने के लिए मना कर दिया था। तो ये कुछ न्यूज़ थी दोस्तों। इसके अलावा आ जाते हैं अगले न्यूज़ पर। गोली चलाने वाले पुलिस अफसर की सरेराह हत्या कर दी गई। बालिन शाह को PM बनाने की मांग तेज हो गई है दोस्तों। नेपाल में सियासी संकट के बीच जो काठमांडू के युवा मेयर बालिन शाह हैं, उनका नाम चर्चा में आ गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्हीं को जो है PM बनाया जाएगा। तो ये जो सिविल इंजीनियर हैं और रैपर भी रहे हैं दोस्तों, ये काठमांडू के 15वें मेयर भी हैं ये। तो लोगों का मानना है कि उनके कार्यकाल में काठमांडू में बड़े सुधार किए गए हैं। और तो दोस्तों आगे देख लेते हैं कुछ और खबरें। अब तक 25 लोगों की मौत, कांतिपुर टीवी की इमारत भी आग के हवाले। तो दोस्तों कांतिपुर टीवी की इमारत भी आग के हवाले कर दी गई है और अब तक 25 लोगों की वहां मौत हो गई है, देख सकते हैं। विदेश मंत्री आरजू देवबा पर हमला करते प्रदर्शनकारी, आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों अब आ जाते हैं अलग हेडलाइंस पे कुछ। राधा कृष्णन नए उपराष्ट्रपति बन गए। 152 वोटों से विपक्षी प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी को हरा दिया है। विपक्षी खेमे में भाजपा ने लगाई सेंध। राधा कृष्णन को विपक्ष के 15 वोट भी मिले। 0 से 75 मत अधिक मिले। यहाँ भी वोट चोरी हो गई, 34 वोट कम मिले। उत्कृष्ट राष्ट्रपति साबित होंगे, ऐसा कहना मोदी जी का। तो राधा कृष्णन जी को बहुत बहुत बधाई। और जो उनका जीवन है वो हमेशा समाज की सेवा और गरीबों व हाशिए पर पड़े लोगों को संभालने के लिए समर्पित रहा। मुझे विश्वास है कि वे उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति साबित होंगे, ऐसा कहना है हमारे मोदी जी का, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। इसके अलावा सार्वजनिक जीवन में राधा कृष्णन का समृद्ध अनुभव राष्ट्र की प्रगति में अहम योगदान देगा। सफल व प्रभावशाली कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी, ऐसा कहना द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति, हमारी महामहिम राष्ट्रपति। तो चलते हैं फटाफट देख लेते हैं अगली और खबरें। इसके अलावा दोस्तों राधाकृष्णन जी के बारे में बताया गया है, शिक्षा विषय वकील तक रह चुके हैं, कुछ मुख्यमंत्री रहे तो कई केंद्र सरकार में मंत्री।
तो ये कुछ दिया गया दोस्तों। देश के उपराष्ट्रपति पद पर शिक्षाविद से वकील तक रहे हैं। देश के पहले राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो शिक्षाविद के साथ साथ महान दार्शनिक और आस्थावान हिंदू विचारक भी थे। तो राधाकृष्णन जी को बहुत बहुत बधाई। उसके अलावा कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं जो पूर्व हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो देख सकते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वरागिरी वेंकटगिरी और गोपाल स्वरूप पाठक, बासप्पा दन्नप्पा जती, मोहम्मद हियादुल्ला वगैरह। तो आप देख सकते हैं इनको। मैं आपको सिर्फ हेडलाइंस बताऊंगा दोस्तों, मेन खबरें बताऊंगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया गया है। 2004 में संसदीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में राधाकृष्णन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था। वह ताइवान जाने वाले पहले संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी थे। 2016 में उन्हें कोच्चि स्थित कोयर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था, जहाँ उन्होंने 4 साल तक काम किया। तो विनम्र और नेता की छवि रही है। जिस उम्मीद से रखा था माँ ने नाम, बेटे ने उससे किया साकार। तो जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, इनका नाम ही राधा कृष्णन है, प्रभु के नाम से शुरू है। और ये जो है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति चंद्रपुरम पेन्नुसामी राधाकृष्णन, यानी इनका पूरा नाम दिया गया है देखिएगा दोस्तों, CP राधाकृष्णन यानी C4 चंद्रपुरम और पेन्नुसामी राधाकृष्णन। तो इनका नाम सुनकर देश के पहले राष्ट्रपति जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है उनकी याद आ जाती है। तमिलनाडु के तिरुप्पुर में CK पेन्नुसामी और जानकी अम्माल के घर जब 20 अक्टूबर 1957 को बच्चे का जन्म हुआ तो उन्होंने बेटे के नाम के साथ राधाकृष्णन जोड़ दिया ताकि उनका बेटा भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तरह बने। तो देखिए आज उनका सपना साकार हो गया और इन्होंने अपनी माँ बाप का रोशन नाम करने के साथ साथ ही भारत का नाम भी रोशन किया है। तो अंतरात्मा की आवाज़ विपक्ष पर ही पड़ गई भारी। तो ये थोड़ा सा न्यूज़ इसी से संबंधित है दोस्तों। आगे चलते हैं हम। मुख्य न्यूज़, ये कुछ चित्र आप देख सकते हैं। पूर्व PM HD देवगौड़ा भी पहुंचे। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा देख सकते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी देख सकते हैं आप। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान देख सकते हैं। अश्विनी वैष्णव देख सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सपा नेता रामगोपाल यादव और अनुराग ठाकुर। तो इसके अलावा कनिमोझी जी, सपा नेता जया बच्चन के साथ डिम्पल यादव देख सकते हैं। इकरा चौधरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार, असुद्दीन ओवैसी और शत्रुघ्न सिन्हा। आगे चलते हैं दोस्तों। तो कुछ और खबरें। बाढ़ग्रस्त पंजाब को 1600 करोड़ और हिमाचल को 1500 करोड़ की मदद दे दी है मोदी जी ने। मोदी जी की घोषणा है कि हिमाचल पंजाब में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई दौरा, पीड़ितों से भी मिले, उनको सांत्वना दी। PM मोदी कल आएंगे उत्तराखंड, कहा मुश्किल घड़ी में दोनों राज्यों के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी केंद्र सरकार, देंगे हर संभव। तो अच्छी बात है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री पूरी संभव मदद कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री कल आएंगे उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आपदा से नुकसान का सर्वेक्षण करने के लिए देहरादून में कल बैठक करेंगे। वो 11 सितंबर को देहरादून आ रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा उन्होंने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश का भी सर्वेक्षण किया है। तो इसके अलावा 11 से प्रस्तावित चिंता शिविर स्थगित। उन्होंने जो प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी नैनीताल में 11 से 13 सितंबर के बीच मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होने वाला चिंता शिविर था, एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। तो ये मुख्य खबर थी दोस्तों। 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान भी किया है। तो PM मोदी जी ने आपदा से प्रभावित परिवार से मुलाकात करके और जो उनके परिजन हैं उनको 2-2 लाख रुपए देने और जो गंभीर घायल हैं उनको 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है, आप देख सकते हैं खबर में। इसके अलावा क्षतिग्रस्त घर स्कूलों की जियो टैगिंग की जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने आपदा से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। इसके अलावा जो है उन्होंने घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग की बहाली, स्कूलों का जीर्णोद्धार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से राहत पहुंचाने जैसे उपाय करने की भी सोची है दोस्तों। तो सीधे चलते हैं अब अगली खबर पे दोस्तों। मेन खबर मैं आपको बताता चलता हूँ। कोर्ट में गवाह बोला, महिला आंदोलनकारियों को खींचकर ले गए थे पुलिसकर्मी, 2 को पहचाना। मुजफ्फरनगर यानी जो पहले दोस्तों यहाँ का बहुत फेमस कांड है उत्तराखंड का, रामपुर त्याहा कांड। तो रामपुर त्याहा कांड का ही ये मसला है। तो उसी के बारे में जो चर्चित रामपुर त्याहा कांड है उसकी CBI बनाम राधा मोहन द्विवेदी पत्रावली में गवाही हो गई है और CBI की ओर से
जो गवाह पेश हुए थे 2 आरोपी पुलिसकर्मियों की पहचान कर ली गई है। घटना वाले दिन जो पुलिसकर्मी महिला आंदोलनकारियों को खींच कर ले गए थे, इस मामले में कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। तो 1 अक्टूबर 1994 की रात की घटना है दोस्तों। देहरादून की अलग अलग बसों से सवार होकर आंदोलनकारी दिल्ली के लिए निकले थे, तो पुलिसकर्मियों ने रात 1 बजे रामपुर तिराहा पर बस रुकवा ली और ये आरोप है कि महिला आंदोलनकारियों के साथ छेड़खानी की उन्होंने और दुष्कर्म के ऐसा आरोप है। उत्तराखंड संघर्ष समिति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और 25 जनवरी 1995 को सीबीआई ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए थे। तो दूसरी की सुनवाई से संबंधित दोस्तों एक खबर थी। आगे चलते हैं मुख्य खबरों की तरफ। तो देख लीजिएगा, सियाचिन में हिमस्खलन, सेना के जवान और 2 अग्निवीर बलिदान हो गए हैं, यानी शहीद हो गए हैं दोस्तों। नियमित गश्त के दौरान सेना के बेस कैंप के पास हुआ हादसा। ये देखिएगा, तस्वीर देख सकते हैं। मोहित कुमार, नीरज कुमार और धाबी राकेश 2022 में बलिदान हो गए थे 7 जवान। तो दोस्तों लद्दाख जो है, जो सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र जो सियाचिन में है, वहाँ की घटना है ये और हिमस्खलन हुआ है वहाँ पे और सेना का 1 जवान और 2 अग्निवीर जो है बलिदान हो गए। हादसा जो हुआ है वो 7 सितंबर की शाम को हुआ है बटालिक सेक्टर में और बलिदानियों में जो है उत्तर प्रदेश निवासी एक सिपाही हैं मोहित कुमार, झारखंड निवासी हैं अग्निवीर नीरज कुमार चौधरी और गुजरात निवासी एक अग्निवीर धाबी राकेश देवाभाई शामिल हैं। तो दोस्तों हमारे वीर जवान हमारी सुरक्षा करते हैं, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। देखिए किस तरह से वो अपनी जान हथेली पर लेकर वहाँ डटे रहते हैं। तो देखिए अगली खबर देखते हैं दोस्तों। तो उत्तराखंड में कार्यालय खोलें टूर ऑपरेटर्स, ऐसा कहना महाराज जी का। हमारे सतपाल महाराज जी जो पर्यटन मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा है कि टूर ऑपरेटर जो है पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर हैं और उन्होंने टूर ऑपरेटर्स जो है कहा है कि उत्तराखंड जो पर्यटक और यात्री आ रहे हैं उनके लिए कार्यालय खोले जाएँ। तो ऐसा आग्रह उन्होंने किया है दोस्तों। तो इससे क्या होगा, इससे हमें जो है जीएसटी के रूप में राजस्व प्राप्त होगा, ऐसे हमारे महाराज जी का कहना है जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं। नहीं होगी केदारनाथ हेली टिकट की बुकिंग। तो चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में बुधवार से जो शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा है दोस्तों, अभी फ़िलहाल के लिए उसकी ऑनलाइन बुकिंग स्थगित कर दी गई है। वेबसाइट पर बुकिंग स्थगित करने की जानकारी भी दे दी गई है। इसके अलावा देख लेते हैं दोस्तों, शारदा ऋषिकेश और हरिद्वार कॉरिडोर योजना के काम प्राथमिकता पर करें। मुख्य सचिव ने कहा त्रिवेणी घाट पर गंगा जल की उपलब्धता के लिए हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन कराएं। वन विश्राम गृहों को इको और नेचर कैंप के रूप में विकसित करें, ऐसा कहना है हमारे सीएस का। तो मुख्य सचिव यानी आनंद वर्धन जी ने कहा है कि इको टूरिज्म के विकास के लिए चयनित स्थलों के वन विश्राम गृहों को इको व नेचर कैंप के रूप में विकसित किया जाए। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों फटाफट न्यूज़। चतुर्थ श्रेणी के 2364 पदों पर भर्ती होगी, डॉक्टर रावत बोले। आउटसोर्स के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय में होंगे तैनात, 15,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा मानदेय। तो हमारे शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सिंह रावत ने कहा कि जो विद्यालय शिक्षा विभाग है उसके जो कार्यालय हैं और विद्यालय हैं जो भी, उनमें लंबे समय से जो पढ़े हुए पद हैं कुल मिलाकर 2364 चतुर्थ श्रेणी के, उनको शीघ्र भरा जाएगा और ये भर्तियाँ जो है आउटसोर्स के माध्यम से होंगी। इसकी मंजूरी मिल गई है। महानिदेशालय कार्यालय, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, अकादमिक शोध और प्रशिक्षण समेत SCRT बोर्ड कार्यालय, रामनगर मंडलीय अपर निदेशक कार्यालय, माध्यमिक व प्राथमिक डाइट, मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और बेसिक कार्यालय में कुल 334 चतुर्थ श्रेणी के पदों को आउटसोर्स में परिवर्तित कर दिया गया है। तो अच्छी खबर है दोस्तों, हमारे जो बेरोजगार भाई हैं उनको रोजगार मिलेगा, उनको बधाई हो और तैयारी में लग जाएं। विषय नियमितीकरण नियमावली लागू न होने से आक्रोश है। देहरादून की घटना, राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने वन निगम मुख्यालय पर गेट मीटिंग की है और इस दौरान जो संरक्षक बीपस रावत ने कहा है कि कोर्ट ने राज्य में जो नियमितीकरण नियमावली है उसके आदेश पारित कर दिए हैं, लेकिन सरकार लागू नहीं कर रही है और इससे कर्मचारियों में जो है गुस्सा व्याप्त है, आक्रोश व्याप्त है। चलिए देखते हैं अगली खबर। परिवहन निगम कर्मियों का धरना हुआ स्थगित। तो देहरादून से खबर आ रही है दोस्तों, सचिव परिवहन के मांगों पर उच्च स्तरीय बैठक करने और निर्णय लेने के आश्वासन के बाद फिलहाल जो है उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने धरना जो है 15 दिन के लिए टाल दिया है। तो अच्छी बात है दोस्तों, अगर मांगे पूरी होती हैं तो धरना भी टलना चाहिए। तो आगे चल लेते हैं दोस्तों कुछ और खबरों के साथ। कुछ और खबर देते हैं। नेपाल से लगती सीमाओं पर सुरक्षा के लिए सरकार सतर्क, मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में सीमा पर सघन चेकिंग अभियान चलाने के दिए निर्देश। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है नेपाल में तख्ता पलट हो गया, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, वहाँ जो है पूरा लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। तो
इसको देखते हुए जो हमारे यहाँ है उसकी नेपाल से सटी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों, नेपाल में तनाव और राजनीतिक हालात को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए सतर्क हो गई है। और मंगलवार को हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दे दिए हैं बॉर्डर पर, यानी नेपाल बॉर्डर जो हमारी सीमा से लगता है। इसके अलावा जो है अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के भी आदेश दिए गए हैं। और सीएम आवास में मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही चंपावत, पिथौरागढ़ व उधम सिंह नगर के जो जिला प्रशासन, सशस्त्र सीमा यानी एसएसबी और पुलिस अधिकारियों के संग समीक्षा बैठक कर नेपाल से सटी राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा स्थिति की जानकारी भी ली है, क्योंकि दोस्तों इनकी सीमाएं नेपाल से लगती हैं। इसके अलावा देहरादून देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को जो गए वो मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने उत्तराखंड के जो पूर्व मंत्री और राजनेता हमारे रह चुके हैं भुवन चंद्र खंडूरी, उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली उन्होंने, देख सकते हैं आप पिक्चर में। तो पेयजल योजना के लिए 67 करोड़ जारी हो गए हैं दोस्तों। तो इसके अलावा पंडित गोविंद पंत को किया याद, राष्ट्रपति उम्मीदवार को जीत की बधाई दी, भाजपा कर रही दिव्यांगों की अनदेखी, ऐसा आरोप लगाया गरिमा जी ने। प्रदेश कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में दिव्यांगों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने सरकार से दिव्यांगों को दी जाने वाली जो मासिक पेंशन है, अभी तक जो 1500 रुपये दी जा रही है, उसको बढ़ाकर 5000 रुपये करने की मांग की है। इसके अलावा राधाकृष्णन के अनुभव का लाभ देश को मिलेगा, भट्ट जी का कहना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे राज्यसभा सांसद भी हैं महेंद्र भट्ट जी ने, उन्होंने कहा है कि एनडीए जो राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, उनकी जीत पर खुशी जताई है और कहा है कि प्रदेशवासियों की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। इसके अलावा बतौर सांसद और राज्यपाल उनके अनुभव, विचार और नीतियों का लाभ देश और उच्च सदनों को मिलेगा। निजी वाहन फिटनेस सेंटरों पर 3 गुना वसूली होगी। ये नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आरोप लगाया है कि परिवहन विभाग की ओर से वाहन फिटनेस का काम निजी कंपनी को सौंपा गया है, जो वाहन मालिकों से निर्धारित फीस से 3 गुना ज़्यादा वसूल रही है। तो देख लेते हैं अगली खबरें। और प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के लिए 20,000 करोड़ का राहत पैकेज दें, ऐसा कहना करण मेहरा जी का। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं वो इस समय करण मेहरा जी हैं और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है आपदाग्रस्त उत्तराखंड के लिए 20,000 करोड़ का विशेष राहत पैकेज दें, ऐसा उन्होंने मांग की है। तो भविष्य की चुनौती के लिए साथ ही उन्होंने मांग की है विशेषज्ञ टीमों की तैनाती की जाए। और उन्होंने जो बताया कि प्रदेश सरकार ने 5,700 करोड़ के नुकसान का आकलन किया है, जबकि अकेले ज्योतिर्मठ के पुनर्निर्माण में ही 6,000 जो पुनर्निर्माण में 6,000 करोड़ की आवश्यकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो उन्होंने मतलब कम बताया है इसको कि कम पड़ेगा जो बजट मांगा गया है केंद्र सरकार की ओर से। इसके अलावा परीक्षाफल सुधार परीक्षा परिणाम के लिए करना होगा इंतजार। विद्यालय शिक्षा परिषद यानी यूपीएससी की ओर से अभी आयोजित परीक्षाफल सुधार का रिजल्ट आने में समय लग सकता है। तो अभी हमारे छात्रों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन धैर्य का फल मीठा होता है, इसलिए थोड़ा इंतजार करें और अपनी मेहनत करते रहें दोस्तों। गौरवशाली सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध करना हमारा कर्तव्य है। काशीपुर में मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जो हैं, उन्होंने मंगलवार को सुबह गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब पहुंचकर मत्था टेका और प्रदेश की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। चलिए अगली खबर देख लेते हैं दोस्तों। ये कुछ विज्ञप्तियां दे रखी हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र से देख सकते हैं आप, अगर चाहें तो। यदि आपके बच्चों के काम किए तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा मुख्य खबरें शॉर्ट में, देखिएगा। आ जाते हैं अगली खबर पे दोस्तों। मतगणना में एसडीएम की उपस्थिति पर आपत्ति, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। मतगणना स्थल पर क्यों थी मोबाइल का प्रयोग क्यों किया गया, तो नैनीताल की से खबर आ रही है हाईकोर्ट से। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जो है टिहरी जिले की कुंड ग्राम पंचायत के प्रधान पद की मतगणना के दौरान उपस्थित एसडीएम से यह बताने के लिए कहा कि वे उस समय किससे बात कर रही थी। मुख्य न्यायाधीश जी जो नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष ग्राम प्रधान पद की प्रत्याशी मधु देवी नौटियाल की गड़बड़ी की शिकायत पर याचिका में सुनवाई हुई है। मधु जी ने आरोप लगाया था कि मतगणना में उन्हें 1 वोट से जीत मिली थी, लेकिन उनका एक वैध वोट
बगैर वजह अमान्य कर दिया गया था। इसके बाद परिणामों को जो है टाई घोषित किया गया और लॉटरी के जरिए जो विपक्षी उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया। देखिए दोस्तों, जब दोनों उम्मीदवारों के बराबर वोट होते हैं तो फिर लॉटरी होती है और लॉटरी में जो जिसका भाग्य सही होता है वो लॉटरी जीत जाता है, तो वही विजय घोषित हो जाता है। तो मधु ने साथ ही ये भी कहा कि जिस मत को निरस्त किया गया है उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ भी नहीं थी, लेकिन याची ने मतगणना के दौरान एसडीएम की उपस्थिति और परिणाम को टाई घोषित कर लॉटरी से विजेता तय करने की प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने एसडीएम से पूछा कि वे मतगणना स्थल पर क्यों थी और जीरो जोन वाले उस स्थान से मोबाइल का इस्तेमाल क्यों किया। चलिए खैर आगे चलते हैं हम दोस्तों। मान्यों के केस लंबित रहने पर हाईकोर्ट सख्त हो चुका है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश के जो वर्तमान और पूर्व निर्वाचित सदस्यों पर जो आपराधिक मुकदमे हैं उनके बहुत लंबे समय से मतलब लटके हुए हैं, उन पर बहुत कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि उप महाधिवक्ता ने कहा कि मान्यों पर लंबित मुकदमों की सूची तैयार कर रही सरकार, ऐसा कहा है। इसके अलावा आपराधिक मुकदमे वालों की सुरक्षा पर उठाए थे सवाल। तो पूर्व की सुनवाई में हाईकोर्ट ने मान्यों को दी जाने वाली सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल उठाए थे और कोर्ट ने पूछा था किसी व्यक्ति पर अगर यदि आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं और उसे वाई श्रेणी की जो सुरक्षा दी जा रही है तो उसके लिए क्या मानदंड है, उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा क्यों दी गई है अगर उन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। तो कोर्ट ने विधायक उमेश शर्मा को दी गई वाई श्रेणी की सुरक्षा से संबंधित रिकॉर्ड भी तलब किया था। तो हमारे उमेश शर्मा जो कि समय खानपुर से विधायक भी हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल किया था। तो गिरफ्तारी करते समय लिखित में कारण न बताना अवैध है, हाईकोर्ट ने बोला है दोस्तों, सख्ती की है। उच्च न्यायालय ने याची को तत्काल रिहा करने के दिए हैं आदेश। चुनाव संबंधी आपत्तियों पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। तो नैनीताल जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव पर विभिन्न आपत्तियों पर राज्य निर्वाचन आयोग ने 5 सितंबर को डीएम एसपी सहित विभिन्न पक्षों को सुना। आयोग के निर्णय को जल्दी कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि गिरफ्तारी के समय जो है कई बार कारण नहीं बताया जाता पुलिस द्वारा कि गिरफ्तार करने का कारण क्या है। तो ये कारण ना बताना जो है संविधान के अनुच्छेद 21 और 22(1) का स्पष्ट उल्लंघन है। कोर्ट ने मोहम्मद तनवीर की गिरफ्तारी और 9 मार्च 2025 को दिए गए रिमांड आदेश को अवैध करार देते हुए उसे तत्काल निजी मुचल के और 2 जमानतदारों की गारंटी पर रिहा करने के निर्देश दे दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, न्याय होता है, इसीलिए लोग न्याय से उम्मीद लगाते हैं, तो न्याय मिलना भी चाहिए। समान केस में 2 अभियुक्तों में भेद संभव नहीं। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि समान गवाही के आधार पर जो है आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया है। और हाईकोर्ट ने कहा है कि आपराधिक न्यायालयों को समान मामलों में समान फैसला ही देना चाहिए, यानी यदि समान अपराध हैं तो उनका फैसला भी, उनकी सज़ा भी समान ही होनी चाहिए। ऐसे मामलों में न्यायालय 2 अभियुक्तों के बीच भेद नहीं कर सकता। कोर्ट ने इस आधार पर पति को राहत देते हुए उसे आरोप से बरी कर दिया है। मामला कहाँ का, हरिद्वार का है। मामला क्या है ये भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो पत्नी ने जो है अपने पति प्रवीण कौशिक और उसके मित्र अनिल शर्मा पर मुकदमा दायर किया था धारा 376 और 506 के तहत, जो कि मुकदमा था दुष्कर्म और धमकी का। तो जस्टिस आलोक मेहरा की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई जब हुई तो पत्नी ने आरोप ये लगाया था कि 19 जनवरी 2020 को पति और उसका मित्र उसे शिवालिक नगर से गढ़वाली धर्मशाला श्रवणनाथ नगर ले गए और उसके साथ वहाँ जाकर दुष्कर्म किया। लेकिन पुलिस जांच के बाद पति के मित्र अनिल शर्मा पर आरोप तय करते हुए जबकि पति प्रवीण कौशिक के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी। बाद में पत्नी ने धारा 319 सीआरपीसी के तहत आवेदन देकर पति को मुकदमे में शामिल करा दिया। उसके बाद सह आरोपी जो अनिल शर्मा थे उनको तो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 8 जुलाई 2024 को बरी कर दिया था, लेकिन प्रवीण को राहत नहीं दी थी। इस पर वो फिर हाई कोर्ट गए। उनके अधिवक्ता ने ये दलील दी कि जब गवाह और आरोप समान है तो फिर एक को बरी कर दिया और दूसरे को सजा दिला दी, ये न्यायोचित नहीं है। तो अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के मामले का हवाला देते हुए कहा समान गवाहों पर अलग अलग निर्णय नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों, जो भी है न्याय होना चाहिए, अच्छी बात है। दुर्घटना में लापरवाही को सिद्ध करना जरूरी नहीं, तथ्य पर्याप्त। मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण ने दिया था मुआवजे का आदेश। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सड़क हादसे से जुड़े एक मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है दोस्तों। और उसने कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163 के तहत केवल दुर्घटना का तथ्य साबित करना ही पर्याप्त है। देखिए दोस्तों, आजकल दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, लेकिन लोग डर के मारे दुर्घटनाओं में जो लोग घायल हो जाते हैं उनकी मदद नहीं करते, क्योंकि इसमें लोगों को परेशान किया जा रहा था। तो उसमें ये खबर बहुत ही अच्छी साबित हो रही है दोस्तों। तो केवल तथ्य पर्याप्त हैं, ऐसा कहना है हाईकोर्ट का। इसमें चालक की लापरवाही सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है।
इस आधार पर कोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील को भी खारिज कर दिया है। तो न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की जो एकल पीठ है उसमें ये मामले की सुनवाई हुई है और मामला 2016 में हुई एक दुर्घटना से संबंधित है। 13 जून को नैनीताल जिले के कालाढूंगी में हरप्रीत सिंह, जिनका नाम हैप्पी है, वो अपने दोस्त गौरव के साथ स्कूटी से जा रहे थे। इस दौरान जो वहाँ पर स्विफ्ट कार ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी, दोनों घायल हो गए थे और इस दौरान जो है हरप्रीत जी की मौत हो गई थी। तो उनकी मां राजिंदर कौर ने मुआवजे के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण नैनीताल में याचिका दायर की थी। तो 29 जुलाई 2019 को जो प्राधिकरण ने बीमा कंपनी यूनियन इंडिया इंश्योरेंस को आदेश दिया था कि परिजनों को 5,74,000 का मुआवजा 7% वार्षिक ब्याज के साथ दे। तो कंपनी ने इस आदेश को चुनौती दी थी और कहा था कि दुर्घटना की FIR 21 दिन बाद दर्ज हुई थी। चालक के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं थे, ऐसा कहना था कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी का। तो मामले में पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी, जिसे निचली अदालत ने स्वीकार भी कर लिया था। कंपनी ने अपनी जिम्मेदारी से छूट की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी, लेकिन मृतक के परिजनों ने अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि 163A में लापरवाही साबित करना आवश्यक नहीं है। तो अच्छी बात है दोस्तों, बिना वजह लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। पहले ही लोग अपने गम से परेशान रहते हैं, ऐसे में ये कंपनियां परेशान कर देती हैं। तो न्याय जो संगत है, जो है नियमानुसार, वो मिलना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये कुछ दोस्तों विज्ञप्तियां हैं, ई निविदाएं हैं, देख सकते हैं। छावनी परिषद क्लेमन टाउन की कार्यालय अभियंता सिंचाई खंड कालसी देहरादून से उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और देख सकते हैं कुछ और निविदाएं। आगे चलते हैं, आ जाते हैं दोस्तों आज कारोबार की प्रमुख खबरों पर। IPO दस्तावेजों की तेज़ी से जांच करने को AI का इस्तेमाल होगा। तो IPO की आएगी बाढ़। सेबी की 3 महीने मंजूरी देने की योजना है। इश्यू से 1.75 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य भी है। जापानी कंपनी कोटक में बेचेगी पूरा हिस्सा, देख सकते हैं आप। ओरेकल ने की 100 कर्मचारियों की छटनी। बीमा कंपनियों का नया प्रीमियम 6% बढ़ा। जमा की वृद्धि दर उधारी की तुलना में 0.20% बढ़ी। इसके अलावा बिना बिके स्टॉक की कीमतों में MFCG कंपनियों को मिलेगा संशोधन का अधिकार। और फिर से एक और अच्छी खबर आ रही है दोस्तों, सुरक्षित निवेश मांग के कारण घरेलू बाजार में सोना और चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर। सोने ने इस साल 43% का दिया रिटर्न, 1.50 लाख पहुंच सकती है चांदी। तो 33,800 रुपये बढ़े हैं सोने के दाम इस साल अब तक। सोने के चमकने की वजह क्या क्या है दोस्तों? अमेरिकी डॉलर का कमज़ोर होना, नौकरियों में गिरावट आना और ब्याज दर में कटौती की उम्मीद की जा रही है। इस वजह से भी सोना महंगा हो गया है। सुरक्षित निवेश की मांग, इसलिए भी सोना महंगा हो गया है। और इसके अलावा वैश्विक मांग 3% बढ़कर 1,249 टन पहुंच गई है, जो सोने की वैश्विक मांग है दूसरी तिमाही में, इसलिए भी ये महंगा हुआ है। चांदी की कीमतों में इसलिए तेजी आई है क्योंकि औद्योगिक मांग है। चांदी की मांग लगातार जो जैसे हमारे सौर पैनल हैं, इलेक्ट्रिक वाहन और सेमीकंडक्टर क्षेत्र हैं, उनमें बढ़ रही है। इसके अलावा निवेश मांग में भी वृद्धि हुई है दोस्तों। निवेशकों के लिए आगे अभी क्या है, तो सोना चांदी अनुपात अभी सोने के और जो है बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा चांदी जो है 45 से $50 प्रति औंस के दायरे में रहने की उम्मीद है। इसके अलावा टैरिफ से कपड़ा निर्यातकों की अस्तित्व पर आ गया संकट, तत्काल प्रोत्साहन की जरूरत। वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा के लिए संघर्ष कर रहा कपड़ा उद्योग, 50% टैरिफ से घटेगा उद्योग का मार्जिन। ऑर्डर रद्द होने से बड़ी इन्वेंट्री, त्रिपुरा सर्वाधिक प्रभावित, 40 अरब के ऑर्डर रद्द। तो दोस्तों बहुत बड़ा नुकसान है, 40 अरब के ऑर्डर रद्द हो गए हैं। जो मुख्य वजह हैं दोस्तों अमेरिकी खुदरा विक्रेताओं की, जो कि अभी जो ट्रम्प जी ने टैरिफ लगाया है उसकी वजह से अमेरिकी खुदरा विक्रेताओं की तरफ से भुगतान में देरी हो रही है, वो जो भुगतान नहीं हो पा रहा है कंपनियों को। इसके अलावा जो इन्वेंट्री बढ़ी हुई है उसने घरेलू कंपनियों पर अतिरिक्त दबाव पैदा कर दिया। इसके अलावा दोस्तों MSME अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है और मुक्त व्यापार समझौतों में कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों का इसका पूरा लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। फार्मा कंपनी को दाम बढ़ाने की होगी जरूरत। टैरिफ के असर से निपटने के लिए दोस्तों जो हमारी फार्मा कंपनियां, उनको दवाइयों के दाम बढ़ाने होंगे। उसके साथ ही साइट और बौद्धिक संपदा यानी IP की हस्तांतरण की भी ज़रूरत है। और एक रिसर्च के अनुसार जो है टैरिफ अनिश्चितता भी बनी हुई है, इसलिए जो कंपनियां हैं वो अमेरिका में क्षमता बढ़ाने को तैयार नहीं हो रही हैं। दवाइयों की कीमतों में वृद्धि, साइट और IP स्थानांतरण, यही 3 उपाय हैं जो कि निपट सकते हैं इस प्रॉब्लम से। और साथ ही कुछ श्रेणियां हैं जैसे एंटीबायोटिक्स में कच्चे माल की कीमतों में तेज़ी से सुधार हो रहा है। ये अच्छी खबर है दोस्तों। तो आगे देखते हैं अन्य खबरें।
बिना बिके स्टॉक की कीमतों में एमएफसीजी कंपनियों में को मिलेगा संशोधन का अधिकार। जेएलआर समेत 6 कंपनियों ने 30.4 लाख तक सस्ते किए वाहन, तो वाहन सस्ते कर दिए हैं। जो जेएलआर कंपनी है उसके साथ 6 कंपनियां और हैं, उन्होंने मंगलवार को गाड़ियों की कीमत में करीब 30,04,000 तक की कटौती कर दी है। तो जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। वाहन कंपनियों के खातों में जमा 2,500 करोड़ का उपकर 22 को हो जाएगा खत्म, तो ये भी खत्म हो रहा है उपकर। अतिरिक्त एजीआर मांग खारिज करने सुप्रीम कोर्ट पहुंची वोडाफोन आइडिया। तो दूरसंचार क्षेत्र की जो प्रमुख कंपनियां हैं दोनों, वोडाफोन और आइडिया लिमिटेड, वो 2016-17 तक की अवधि के लिए जो उनका अतिरिक्त एजीआर बकाया मांग है उसको रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। हाल जो भी होगा देखा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगली खबरें देख लेते हैं। ये कारोबार से कुछ खबरें हैं। इसके अलावा अमर उजाला प्रभात क्या कहता है देख लीजिएगा। इसमें खबर तो नहीं रहती लेकिन आपके आत्मिक ज्ञान रहता है। थोड़ा शांति से जीने, शांति ज़रूरी है दोस्तों जीने के लिए, तो उसके बारे में कुछ धर्म से जुड़ी बातें, कुछ आपके कर्तव्यों से जुड़ी बातें इसमें रहती हैं। तो जीवन धारा का कहना है, महर्षि अरविंद जी की तरफ से दिया गया है, हर युग में इंसान ने महसूस किया उसके अंदर ऐसी सूक्ष्म शक्ति है जो भौतिक सीमा को पार कर सकती है। शक्ति अंतः नियंता जो हमेशा स्वतंत्र और आनंद से भरी हुई है। देख सकते हो दोस्तों, जीवन के सुख दुख बाहरी घटनाओं की गूंज मात्र हैं, तो हमें अंदर का ज्ञान सुनना चाहिए, अपनी आंतरिक आवाज़ सुने। तो जीवन में सफलता को पाने के लिए निरंतर बाहरी परिस्थितियों से लड़ना होता है। कठिन प्रयास करने के बाद मनचाहा लक्ष्य पा लेना ही सफलता नहीं है, ये कोई अंतिम मंजिल नहीं है। अगर आप सुविधा भोगी हो जाते हैं एक समय बाद अंतिम दुख आपको घेर सकते हैं। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने और कर्म करते रहें। इसके अलावा दोस्तों अमर उजाला हमेशा देता है पुराने पन्नों से कुछ खबरें, तो यही एक खबर है, अमेरिका जापान से चले जाएँ, जापानियों को कर रहे अपमान। तो अमेरिकी जापान से चले जाएं। देखिए एक छोटी कटिंग दिखाई गई अमर उजाला की। संवाद समिति ने कहा कि जापानी जनता अमेरिकी शासन से अब तंग आ गई है और वह चाह रही है कि उनके देश से अमेरिकी अब चले जाएं। जापान में अमेरिकी की आलोचना करना अपराध समझा जाता है। तो ये खबर है 10 सितंबर 1950 की दोस्तों। कुछ पुराने पन्नों से ये खबर देते हैं, अच्छी बातें हैं, पुरानी यादें रहनी चाहिए, तभी हमें अपने इतिहास के बारे में पता लगता है। तो दोस्तों स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, मैं सूर्य हूँ संसार रूपी बुढ़िया के नखरे और हवा मुझे मुग्ध नहीं कर सकते, गंगा किनारे भजन करने का अलग ही आनंद है। तो ये कुछ एक शीर्षक के साथ एक पूरी कहानी है दोस्तों। इस अलमस्ती का क्या कहना, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। अंतर्यात्रा संकलित कहानी है, आपको शांति देगी, सुख देगी। उत्तर कोरिया में क्यों मरना चाहता है यह योद्धा, इसके बारे में दिया गया है। चो सान हुंग आन के आसपास दीवारों बनी आकृतियां अंकल सैम और स्टैचू ऑफ लिबर्टी का मजाक उड़ाते हुए उन्हें खून का प्यासा बता रही थी। वे कहते हैं दक्षिण कोरिया जो कि अमेरिकी उपनिवेश है, मैं मरना नहीं चाहता, मैं अपनी बची हुई सांस से स्वतंत्र देश कोरिया में लेकर अपनी पुराने साथियों के साथ दफनाया जाना चाहता हूँ, ऐसा कहना है चो शान हुन का। तो एक चलिए आगे देखते हैं दोस्तों खबरें। केंद्रीय टीम ने जाना प्रभावित क्षेत्रों के हाल। तो केंद्रीय टीम जो कि आ गई है आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने। तो यहाँ पर उनकी कुछ तस्वीरें दी गई हैं। सैंजी में गई है, सैंज गांव पहुंची टीम को आपदा के नुकसान के बारे में बताते हुए कुछ कर्मचारी आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा पुनर्वास के लिए 1850 करोड़ की ज़रूरत बताई गई है। टीम ने किया बसूकेदार क्षेत्रीय प्रभावित गाँव का भ्रमण, ये देखिएगा, स्रोत सूचना विभाग ने दिए गए हैं। रुद्रप्रयाग में ये टीम दिखाई दे रही है आपको भ्रमण करते हुए। इसके अलावा ये है पौड़ी का पाबोस, तो सैंजी गांव है वहाँ पर टीम ने भ्रमण किया है। तो थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं खबर। भारत सरकार की जो उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम यानी IMCT कह सकते हैं, उसने उत्तरकाशी और चमोली के बाद अब मंगलवार को जो है रुद्रप्रयाग और पौड़ी जिले के जो आपदाग्रस्त गाँव थे उनका हवाई और स्थलीय सर्वेक्षण कर जायजा लिया है। इस दौरान जो अधिकारियों ने प्रभावितों से बातचीत की और जानकारी ली, साथ ही उसमें जो नुकसान हुआ है और राज्य सरकार द्वारा जो राहत और बचाव कार्यों का भी आकलन किया है। ये टीम जो है उनकी जो सभी कार्य हैं हमारे राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार को सौंप देगी, जिसके आधार पर ही राहत पैकेज तैयार किया जाएगा। तो इसके साथ ही रुद्रप्रयाग के जो जिला अधिकारी प्रतीक जैन ने टीम के सामने बरसात में हुई क्षति की पूर्ति और पुनर्वास सहित अन्य कार्यों के लिए प्रस्ताव रखा है 1850 करोड़ रुपए का। तो उम्मीद है दोस्तों देखिए राहत पैकेज मिलना भी चाहिए और इनकी जो दुख है उससे जो है इन्हें निजात मिले, ऐसी हमारी प्रार्थना है प्रभु से। नालू पानी में 24 घंटे बंद रही आवाजाही। गंगोत्री हाईवे पर पहाड़ी से भारी मात्रा में आया मलबा व बोल्डर गिरे। उत्तरकाशी में जो नालू पानी है उसके समीप सोमवार को शाम को गंगोत्री हाईवे पर पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा, पेड़ और बोल्डर आने से आवाजाही बंद हो गई है। 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मंगलवार शाम को
आवाजाही शुरू कराई गई है। इससे जो बड़कोट और चिन्यारी रोड तक की आवाजाही बंद रही थी। मलबा आने से राज्य में 203 सड़कें बंद हैं। डॉक्टर और गर्भवती को हेली से दून भेजा, उत्तरकाशी की घटना है। उसके बाद ब्लास्टिंग से हटाए NH से बोल्डर, तो 2 घंटे बंद रही आवाजाही। कोटद्वार दुगड्डा के बीच पहाड़ी से गिरा बोल्डर। तो कोटद्वार दुगड्डा में दोस्तों जो NH धोमाकोट है उसमें मंगलवार शाम को कोटद्वार से दुगड्डा के बीच हाईवे पर पहाड़ी से आए 2 भारी भरकम बोल्डर को ब्लास्ट कर हटा दिया गया है। ये बोल्डर कई दिनों से दोस्तों वहाँ पड़े हुए थे और यातायात को बाधित कर रहे थे। तो धराली आपदा के 35 दिन बाद गए यात्री। फिलहाल उत्तरकाशी शटल सेवा से जाएंगे यात्री। गंगोत्री धाम में 170 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। तो अच्छी बात है, हमारी यात्रा शुरू हो गई है। गंगोत्री धाम में श्राद्ध पक्ष में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हालांकि घट गई है। तो इसमें जो पिंडदान और तर्पण करने के लिए बद्रीनाथ में इस साल पिछले साल के मुकाबले आधे से भी कम श्रद्धालु आए हैं दोस्तों। इस साल जो बारिश, आपदा और भूस्खलन हो गया है उसका असर बद्रीनाथ यात्रा की जो यात्राएं हैं हमारे चारों धाम की उन पर भी दिख रहा है। धराली आपदा के 35 दिन के बाद जो है गंगोत्री धाम की यात्रा फिलहाल शुरू कर दी गई है। और मंगलवार को जो विभिन्न प्रदेशों के 170 यात्री जो थे वो 24 वाहनों से के माध्यम से गंगोत्री धाम पहुँच गए हैं। तो आप चित्र भी देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट खबर पढ़ते हैं। इसके अलावा खीरगंगा से आए 2,51,000 टन मलबे ने मचाई थी धराली में तबाही। देख सकते हैं आप 2570 मीटर तक पूरे वेग से आया था मलबा। तो अध्ययन में बताया गया जो खेरा गाड़ है उसके ऊपर 5000 मीटर की ऊंचाई पर भूस्खलन सक्रिय था। और मौसम विभाग ने बताया कि जो खरसिल क्षेत्र में 5 अगस्त को 8 मिलीमीटर और पूरे उत्तरकाशी में 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। लेकिन धराली आपदा के बाद भागीरथी नदी में जो उफान आया है वो जो है पानी की कहानी बयां कर रहा है। ये भी पाया गया कि जो तबाही है 5000 मीटर की ऊंचाई से नीचे धराली में 2570 मीटर तक पूरे वेग से आई। तो दोस्तों ये धराली की आपदा बहुत ही, थराली और धराली दोनों की आपदा बहुत खतरनाक थी दोस्तों। उफनते नाले ने रोकी राहत टीम की राह। तो राहत टीम गई थी गोलापार हल्द्वानी जिले में आपदा से आए नुकसान का जायजा जो लेने जा रही थी केंद्रीय टीम। तो उसकी राह में भी मंगलवार को शेर नाले के उफान ने रोक लगा दी और चोर गलिया होते हुए नंदौर क्षेत्र का निरीक्षण कार्य जल को नाले के उफान के कारण वापस लौटना पड़ा। तो खतरे की जद में वाछम का तल्ला गांव तो कई घरों में पड़ी दरारें। तो खबर आ रही है कपकोट बागेश्वर से। पिंड घाटी के जो वाछम है उसका तल्ला गांव तोक खतरे की जद में है। वहाँ से जो पहाड़ी है वहाँ गांव के पास, वहाँ से भूस्खलन हो रहा है और पिंडर नदी के कटाव से भी भू धसाव हो रहा है। तो गांव के कई मकानों में दरार पड़ गई है। तो ग्रामीणों की सूचना पर जो प्रशासन की टीम है उसका निरीक्षण करने पहुँच गई है और साथ ही राहत सामग्री भी बांट रही है। चलिए आगे खबर पढ़ते हैं दोस्तों। लिडार सर्वे से पता चला कितना बढ़ गया था मलबा। तो जो ये दोस्तों खबर है हमारी धराली की। इसके बाद चलते हैं चरस के साथ दून का व्यक्ति गिरफ्तार। बिलासपुर की घटना। पुलिस थाना बरमाणा की टीम ने 969.78 ग्राम चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। और ये व्यक्ति जो है पुलिस की टीम गश्त करते हुए नालग वर्षा शालिका के पास पहुंची थी। उसके अंदर एक व्यक्ति बैठा था। व्यक्ति ने अपनी पीठ के पीछे एक बैग रखा था। बैग को छिपाने की व्यक्ति ने कोशिश की। जब शकों ने पूछताछ किया तो उससे चरस बरामद हुई। उसकी मात्रा थी 969.87। तो पहचान जो हुई है उसकी दोस्तों शाही निवासी त्यूणी जिला देहरादून उत्तराखंड के रूप में। बहुत बुरी खबर दोस्तों। हमारे उत्तराखंड के लोग बहुत सीधे साधे और अच्छे लोग होते हैं। उनका नाम इस तरह से उनको ये काम नहीं करने चाहिए। यदि कर रहे हैं तो बहुत गलत हैं, इनको छोड़ देना चाहिए इस तरह के काम और अपनी उत्तराखंड की मर्यादा को बचा कर रखना चाहिए। किराएदार ने दोस्त के साथ मिलकर पहले की हत्या, बाद में मांगी फिरौती। रुड़की प्रयान कलियर की घटना। किराएदार जो दिव्यांग टेलर था उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर ही होटल कारोबारी के बेटे का अपहरण कर लिया और फिरौती मांगी। पुलिस ने मंगलवार को हत्याकांड का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी गिरफ्तार। होटल कारोबारी ने सोमवार को बेटे की गुमशुदगी कराई थी दर्ज। आरोपियों से बाइक, ई रिक्शा, मृतक का फ़ोन, शव ले जाने के लिए इस्तेमाल बोरा बरामद किया गया। इसके अलावा आयु में छूट लेने वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी की सीटों में नहीं पा सकते जगह। कांस्टेबल भर्ती मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया त्रिपुरा हाईकोर्ट का आदेश। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आरक्षित श्रेणी में आवेदन कर रहे हैं वायु सीमा में छूट अगर लाभ उठा रहे हैं तो वो अनारक्षित सीटों में उनको जगह नहीं मिल सकती। यानी यदि वो छूट का लाभ, आयु में छूट का लाभ ले रहे हैं रिजर्वेशन की वजह से तो वो अनारक्षित में नहीं जा सकते, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वाडीलाल इंडस्ट्रीज में हिमांशु कंवर पहले गैर प्रायोगिक CEO नियुक्त। सेंचुरियन कर रहा ऑल इंडिया NDA मार्क टेस्ट का आयोजन।
इसके अलावा मोहनी एवरग्रीन चाय बेचकर प्रदीप गुप्ता बने एक्टिवा स्कूटी के विजेता। चलिए मुख्य खबरें पढ़ते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट खबर है दोस्तों, वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने में इंदौर, अमरावती और देवास हैं शीर्ष पर। स्वच्छ वायु रैंकिंग में 10 लाख की से अधिक आबादी वाले शहरों में आगरा तीसरे स्थान पर आया है और 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में मुरादाबाद और झांसी आए हैं दूसरे स्थान पर। तो देख सकते हैं। इसके अलावा आदिभूमि शहरों के रूप में इंदौर उदयपुर को किया गया है पुरस्कृत। और शहर की हवा खराब तो आपके फेफड़ों को नुकसान, इंदौर से सीखे, ऐसा कहना है भूपेंद्र यादव जी का। राज्यपालों से विधेयकों पर उचित समय के भीतर कार्रवाई की अपेक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनुच्छेद 200 में भले ही यथाशीघ्र शब्द का प्रयोग न हो लेकिन वक्त का पालन जरूरी, तत्काल मंजूरी के लिए राज्यपाल को बाध्य कर सकती है मंत्रिपरिषद। केरल की ओर से पेश वेणुगोपाल हैं, उन्होंने कहा है कि यदि राज्यपाल चर्चा के बावजूद किसी विधेयक को मंजूरी नहीं देना चाहते तो राज्य मंत्रिपरिषद उन्हें उस पर अपनी सहमति के लिए बाध्य कर सकती हैं। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 के तहत उन्हें तुरंत मंजूरी देने की सलाह दे सकती है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास अनुच्छेद 163 के तहत स्वीकृति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। तो दोस्तों ये लोकतंत्र की बातें हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल नाम मात्र के प्रमुख, ऐसा करना है कर्नाटक का। तो कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि जो संवैधानिक व्यवस्था है हमारी, उसके तहत जो राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं वो नाम मात्र के प्रमुख हैं और केंद्र और राज्य दोनों में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं। तो कर्नाटक सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने पीठ को बताया कि संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को किसी भी आपराधिक कार्रवाई से छूट प्रदान करता है क्योंकि वे कोई कार्यकारी कार्य नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने बताया कि विधानसभा से पारित विधेयकों पर कार्रवाई के लिए जरूरी राज्यपाल की संतुष्टि वास्तव में मंत्रिपरिषद की संतुष्टि। तो देख लेते हैं दोस्तों और अन्य खबरें। एलोपैथी को लेकर रामदेव की टिप्पणी के मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट। नई दिल्ली से खबर आ रही है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि कोविड महामारी के दौरान योग गुरु रामदेव की एलोपैथिक दवाइयों के इस्तेमाल के खिलाफ टिप्पणी से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस NM सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ को ये जानकारी दी है। करिश्मा कपूर के बच्चों ने पिता की संपत्ति में मांगा हिस्सा, पहुंचे हाईकोर्ट। तो दोस्तों करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों ने जो अपने दिवंगत पिता हैं संजय कपूर, उनकी करीब 30,000 करोड़ की संपत्ति है, तो उसमें हिस्सेदारी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। इस अर्जी पर 10 सितंबर को सुनवाई होने की संभावना है। इसमें संजय कपूर की वसीयत को भी चुनौती दी गई है। सौतेली मां पर जालसाजी का आरोप लगाया गया। दोनों भाई बहनों ने आरोप लगा दिया है कि प्रिया ने शुरू में किसी वसीयत से इनकार किया था और दावा किया था कि संजय की सभी संपत्तियां RK फैमिली ट्रस्ट के अधीन थी। हालांकि उनका दावा है बाद में उन्होंने 21 मार्च 2025 का एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने वसीयत बताया, जिससे जालसाजी और हेरफेर का संदेह हुआ। तो दोस्तों ये कुछ खबरें हैं। मालेगांव विस्फोट, प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। तो 2008 का मालेगांव बम विस्फोट मामला है दोस्तों, जिसमें 6 परिजन मारे गए थे। तो उस परिजनों के मामले में ही 7 आरोपियों को बरी करने की जो विशेष अदालत का फैसला है उसके खिलाफ बम्बई हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इन आरोपियों में भाजपा की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी शामिल हैं। इसके अलावा धोखाधड़ी में आ जाते हैं दोस्तों। 52 बंदों की 186 करोड़ की संपत्तियां जब्त हो गई हैं। तो ईडी ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और उसके प्रमोटरों के खिलाफ चल रहे बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में 186 करोड़ से ज़्यादा की नई संपत्तियां जब्त कर ली हैं। ये कार्रवाई धनशोधन रोकथाम कानून यानी PMLA के तहत की गई हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों कुछ और खबरें। चीन की मदद से अपने लाखों लोगों की जासूसी कर रहा पाकिस्तान। एमनेस्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पत्रकारों और प्रमुख राजनीतिज्ञों पर रखी जा रही है नज़र। फ़ोन कॉल, संदेश, ईमेल और इंटरनेट सभी माध्यमों पर है सरकार की नज़र। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की महासचिव एग्नेस कलामार्ड ने कहा है कि पाकिस्तान का जो वेब मॉनिटरिंग सिस्टम और लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो वॉच टावर की तरह काम करते हैं और आम नागरिकों की गतिविधियों पर लगातार नज़र रखते हैं। इसके अलावा ISI कर रही व्यापक मदद। मानवाधिकार निगरानी संस्था ने अपने निष्कर्षों में ये कहा है कि सशस्त्र बल और जो पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है यानी ISI देश के दूर संचार प्रदाताओं के माध्यम से आबादी की डिजिटल गतिविधि की निगरानी के लिए लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करती हैं। जिसमें ये भी सामने आया कि कैसे पाकिस्तानी अधिकारियों ने उन्नत निगरानी और सेंसरशिप उपकरणों, विशेष रूप से नए फायरवॉल और लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट की एक गुप्त वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से विदेशी कंपनियों से तकनीक प्राप्त की है। तो पाकिस्तान दोस्तों शुरू से ही गड़बड़ करता रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और खबरें।
आ जाते हैं हम स्पोर्ट्स यानी खेल खबर की जगत से। तो जो खेल जगत से कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं। चुनौतियां पसंद हैं कोच लालचंद राजपूत को। तो दुबई से खबर, लालचंद राजपूत ऐसे कोच हैं जिन्हें कम अनुभवी टीमों की कोचिंग करने की चुनौती पसंद आती रही है। राजपूत कुछ साल पहले जिम्बाब्वे के कोच रहे और अब एशिया कप में यूएई के कोच हैं। उन्होंने कहा, मुझे चुनौतियाँ पसंद हैं, इन छोटी टीमों के विकास में मदद करके मुझे अच्छा लगता है। कोच हैं तो अच्छा भी लगेगा दोस्तों। निकट लगातार तीसरे पदक से एक कदम दूर रह गई हैं। विश्व मुक्केबाजी की खबर आ रही है। जापान की निशी नाका को हरा दिया है। मीनाक्षी भी क्वार्टर फाइनल में। अच्छी खबर, लिवरपूल पिछले 2 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप से स्वर्ण जीतती आ रही जो निकट जरीन है वो चैंपियनशिप में तीसरे कदम से बस एक कदम दूर रह गई हैं। तो 51 किलो भार वर्ग में जो हमारी 29 वर्षीय निकट हैं भारत की, उन्होंने जापान की यूना निशिनाका को 5-0 से हटाकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। और मीनाक्षी जो 48 भार वर्ग में, उन्होंने चीन की वांग क्यूपिंग को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश कर लिया है। तो दोस्तों अच्छी खबर, बधाई हो भारत को। गैर वरीय के तौर पर खेल रही हैं। तो निखत इस चैंपियन में फिलहाल गैर वरीय मुक्केबाज के तौर पर खेल रही हैं। तो पेरिस ओलंपिक के बाद ये इनका पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है और इस बीच में वो सिर्फ एक घरेलू टूर्नामेंट में उतरी हैं। हैदराबाद में हुई चैंपियनशिप में वो फाइनल में तो पहुंची, लेकिन चोट के कारण इसमें खेल नहीं सकी थी दोस्तों। इसके अलावा चलते हैं अगली खबर। अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन से हरा दिया है। एशिया कप अबू धाबी। तो उमर जई का 20 गेंद में अर्धशतक लगाया। अमजुतल्ला के 3 गेंदों में 3 छक्के। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। एशिया का भारत का मुकाबला यूएई से। निगाहें पाकिस्तान से मैच की तैयारियों पर। भारतीय टीम यूएई से आज होने वाले मैच में टीम संयोजन पर ध्यान देगी। ऑलराउंडरों को मिलेगी प्राथमिकता। भारत बनाम यूएई रात 8 बजे से होगा। स्थान दुबई। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। 2016 के T20 एशिया कप में भारत ने यूएई को 9 विकेट से हराया है। भारतीय टीम 7 माह बाद T20 प्रारूप में उतरने जा रही है। सितंबर में एशिया कप खेले जाने का मतलब है कि दुबई स्टेडियम की पिच मार्च की तुलना में हरी भरी और ताज़ा होगी, जिसमें अधिक उछाल होगा। जो भी हो, हमारे खिलाड़ी जीतने चाहिए। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यूएई को हल्के में नहीं लेगी टीम इंडिया। तो सूर्य कुमार जी ने कहा है कि हम यूएई को हल्के में नहीं लेंगे। वैसे भी दुश्मन को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो युद्ध हो या खेल हो। उन्होंने हाल ही में त्रिकोणीय सीरीज में करीबी मुकाबले खेले हैं। उम्मीद है कि वे एशिया कप में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों। हार्दिक ऊपरी क्रम में खेलेंगे। तो सूर्य कुमार यादव जो है तीसरे और चौथे स्थान पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं हमारे कप्तान। और इसके बाद ऑलराउंडर का नंबर आता है, इसमें हार्दिक पांड्या जो है महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक उपयोगी तेजबाज होने के साथ ही कुशल गेंदबाज भी हैं। और इसके बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज शिवम दुबे का नंबर आता है। वो धीमी पिचों पर भी स्पिन गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा सकते हैं। और नंबर 7 पर विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश आरसीबी की तरफ से आईपीएल में किए गए प्रदर्शन को देखते हुए फिट बैठते हैं। तो अक्षर पटेल बल्लेबाजी में गहराई प्रदान करेंगे। इसके अलावा अगली खबर देखते हैं। कोरिया के खिलाफ सुपर 4 का अभियान शुरू करेंगी बेटियां। अगला मुकाबला होगा चीन से। स्थिरता और धैर्य बनाकर रखने होगा, हरेंद्र जी का कहना है। भारतीय टीम के कोच हैं तो हरेंद्र सिंह जी ने कहा है, ग्रुप दौर में हमें गति बनाने और विभिन्न खेल शैलियों के खिलाफ खुद को रखने का एक अच्छा मंच दिया है। हालांकि सुपर 4 चरण एक अलग चुनौती देगा, क्योंकि हमें यहाँ पर दिग्गज टीमों का सामना करना होगा, जैसे कोरिया, चीन, जापान। समझे? खैर चलिए आगे चलते हैं। कुछ खबरें फिल्मों से। ट्रोलर से निपटने में जॉन अब्राहम की सलाह काम आई। और अभिनेत्री दिव्या खोसला जल्दी फिल्म एक चतुर नार में नजर आएंगी। हाल ही में अमर उजाला के लिए किरण जैन से खास बातचीत में दिव्या ने अपने अनुभव के बारे में बताया। आप देख सकते हैं, बातचीत पढ़ सकते हैं। मैं फ़िलहाल आपको ले चलता हूँ सिर्फ खबरों की तरफ, मुख्य खबरों की तरफ। बैटल ऑफ गलवां की शूटिंग में जुटे सलमान खान इन दिनों अपनी आगामी फिल्म बैटल ऑफ गलवां को लेकर चर्चाओं में। यह फिल्म की शूटिंग में व्यस्त है। मंगलवार को भाईजान ने फिल्म के सेट से एक तस्वीर भी साझा की, देख सकते हैं। ये साझा की गई है उनकी शूटिंग के दौरान। इसमें उन्होंने सेना की वर्दी पहनी हुई है। उनके चेहरे पर एक तरफ खून गिरता नजर आ रहा है और क्लैपर बोर्ड आप सामने देख सकते हैं, गलवान, जिस पर लिखा हुआ है, फिल्म का नाम लिखा है। और अपूर्व लाखिया के निर्देशन में यह जो है फिल्म बन रही है। इस फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह भी प्रमुख भूमिका में नजर आएंगी। तो एकता कपूर ने अपने सबसे चर्चित नागिन शो को लेकर एक खास वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस शो को लेकर एकता ने दर्शकों से खास मदद मांगी है। नागिन 7 की कास्टिंग के लिए एकता ने मांगी है मदद। तो बहुत ही जल्द वो मशहूर शो नागिन का 7वां सीज़न भी शुरू करने वाली हैं। उन्होंने इस बीच जो निर्माता निर्देशक है, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो अपनी क्रिएटिव टीम के साथ मीटिंग में शो पर चर्चा करती नजर आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मुख्य खबरें।
तो देखिएगा सड़कों पर जनजीव फिर से आ गया है। नेपाल का जो है ये भयावह दृश्य है जिसमें लोकतंत्र की पूरी हत्या हो चुकी है। भारत का पड़ोसी देश नेपाल जो है दूसरे दिन भी हिंसा की आग में जलता रहा है। जो वहाँ पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ऐसी कहना था कि उसके कारण ये हिंसा भड़की, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और आर्थिक मोर्चे पर सरकार की नाकामियां भी इसके मुद्दे रहे हैं, जिनको लेकर लंबे समय से देश में नाराजगियाँ बढ़ रही थी और युवाओं में गहरा जो आक्रोश व्याप्त हो गया था। युवाओं का आंदोलन अति आक्रामकता से दबाने में गंवाई ओली ने पीएम की कुर्सी। साल 2006 की तुलना 6 से तुलना और इस्तीफे के लिए बड़ा दबाव, आक्रोश का त्रिकोण, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, खस्ताहाल अर्थव्यवस्था और बार बार सत्ता परिवर्तन, ये इसके मुख्य कारण है। दोस्तों देख सकते हैं आप, काठमांडू में प्रधानमंत्री कार्यालय में लगा दी गई है आग, सड़क आगजनी के बीच गुजरती एम्बुलेंस, आप देख सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर पाबंदी ने जेएनजी को नहीं बनाया आंदोलनकारी, ये खबर निकल कर आ रही है। नेपाल में मौजूद जो विरोध प्रदर्शनी है उसमें शामिल जो अधिकांश युवा हैं वो 28 वर्ष से कम उम्र के हैं, इसलिए इसे जेएनजी का आंदोलन नहीं कहा जा सकता। यह संभवतः पहला मौका है जब युवा पीढ़ी इस तरह सड़कों पर उतरी है नेपाल में। लेकिन क्या इतनी राजनीति सिर्फ सोशल मीडिया पर पाबंदी को लेकर है, यह सवाल उठाया जा रहा है। इसके जवाब में यही कहा जा सकता है नहीं, और भी अन्य मुद्दे रहे होंगे, जैसे भ्रष्टाचार पर निशाना साधने का हथियार था सोशल मीडिया, कारोबार से लेकर परिवार से संपर्क तक सब कुछ प्रभावित हो गया था, और सत्ता में बारी बारी से नेताओं की एक ही जमात का वर्चस्व। भारत के शांत पड़ोसी देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से हैं। पाकिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में भी हमले हुए हैं। इसके अलावा बांग्लादेश, शेख हसीना का भी तख्ता पलट हो गया था 5 अगस्त 2024 को। बांग्लादेश में जो 2 महीने से आरक्षण विरोधी आंदोलन है वो बेकाबू हो गया था और एक ही दिन में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इसके बाद करीब 4 लोग जो है ढाका की सड़कों पर उतर आए थे और भीड़ ने हिंसा और तोड़फोड़ की थी। इसके अलावा म्यांमार में गृहयुद्ध हुआ था 2021 में सेना ने दोस्तों आंग सान सू की सरकार को उखाड़ फेंका था। इसके बाद म्यांमार एक गंभीर घरेलू राजनीतिक संकट का अभी भी सामना कर रहा है। विद्रोही समूह और सैन्य जुटा के बीच गृह संघर्ष के तेज होने से लगातार स्थिति बिगड़ रही है। अफगानिस्तान, सत्ता पर काबिज हुआ तालिबान, नेपाल जैसे हालात। साल 2021 में अफगानिस्तान में भी पनपे थे जब तालिबान ने काबुल की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। तो दोस्तों ये कुछ घटनाएं थी प्रमुख। आगे चलते हैं दोस्तों। यूक्रेन युद्ध खात्मे को और कड़े कदम उठाएंगे ट्रंप, रूस पर बढ़ाएंगे दबाव। अमेरिकी यूरोपीय अधिकारियों के बीच रूस पर नए प्रतिबंध लगाने पर हुई विस्तृत बातचीत। इसके अलावा पूर्वी यूक्रेन पर रूस का ग्लाइड बम से हमला, 21 की मौत हो चुकी है। तो रूस ने मंगलवार को जो है पूर्वी यूक्रेन के गाँव में ग्लाइड बम से हमला किया, जिसमें 21 लोग मारे गए और 20 से ज़्यादा घायल हो गए। तो ये हमला उस समय हुआ जबकि लोग पेंशन लेने के लिए लाइन में खड़े हुए थे। तो यूक्रेन पर जो हमले में अब तक 12,000 से अधिक यूक्रेन नागरिक मारे गए हैं। देखिए दोस्तों, युद्ध कहीं का भी विकल्प अच्छा नहीं होता, युद्ध रुकना चाहिए। जापान में प्रधानमंत्री का चुनाव 4 अक्टूबर को, ताकाइचा कोइजुमी आगे। तो टोक्यो में एक से खबर आ रही है दोस्तों, जापान की जो सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी है वो 4 अक्टूबर को जो इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री शिरोगो इशिबा की जगह नए नेता का चुनाव करेगी। ये चुनाव जो है औपचारिक सरलीकृत मतदान प्रक्रिया के बजाय एक औपचारिक प्रतियोगिता के बाद होगा। नेक्स्ट खबर देख लेते हैं। तो अब खबरें हैं दोस्तों हमारे शहर की कुछ मुख्य खबरें, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की मुख्य खबरें। तो हमारी संस्कृति परंपरा की धरोहर है हिमालय, और ऐसा कहना है हमारे धामी जी का, केवल धामी जी का नहीं हमारे पूरे देश का कहना है कि हमारी जो संस्कृति परंपरा की धरोहर हिमालय है। तो IRDT सभागार में हिमालय दिवस पर यूकोस्ट की ओर से आयोजित किया गया कार्यक्रम, वन मंत्री ने हिमालय बचाने की दिलवाई शपथ। देख सकते हैं हिमालय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिमालय बचाने की शपथ दिलाते वन मंत्री सुबोध उनियाल और पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी और शपथ लेते लोग। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में हुई है अधिक बारिश। तो दोस्तों जो हिमालय राज्य उत्तराखंड में इस बार सबसे अधिक बारिश हुई है, उसका कारण पश्चिमी विक्षोभ बताया जा रहा है। जून ने अगस्त के बीच 1-2 नहीं बल्कि 16 पश्चिमी विक्षोभ आए थे और आने वाले समय में और ऐसी घटनाएं बढ़ सकती हैं।
तो जो हमारे ये जानकारी दी है वो अटरिया विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर माधवन नायर राजीवन ने वाडिया में हिमालय भूविज्ञान संस्थान में हिमालय पर मानसूनी मौसम की चरम स्थितियों की गतिशीलता विषय पर आयोजित व्याख्यान के दौरान दी है। तो कहा कि वैसे 16 पश्चिमी विक्षोभ आना असामान्य है। पहले बारिश होती थी और कुछ दिन का ठहराव हो जाता था, इसके बाद फिर बारिश होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। लगातार बारिश हुई है और बीच का अंतराल कम हो गया है, भूमि में सैचुरेशन पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि संभव है कि आने वाले समय में ये घटनाएं और ज़्यादा बढ़ जाएं। तो इसके अलावा कुछ और खबरें देखते हैं। विकास जरूरी पर प्रकृति को ना हो नुकसान। हैस्को के संस्थापक पद्म भूषण डॉक्टर नील प्रकाश जोशी ने हिमालय की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा है कि आज हम सभी को भेद मिटाकर एक साथ हिमालय संरक्षण संबंधी कार्यों से जुड़ने की आवश्यकता है। सामाजिक सहभागिता जरूरी। प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने कहा कि हिमालय दिवस के अवसर पर हम सभी को अपने परंपरागत ज्ञान विज्ञान के साथ आधुनिक विज्ञान के साथ समन्वय स्थापित करते हुए पर्यावरण संरक्षण कार्यों को सामाजिक सहभागिता से सुनिश्चित करना होगा। सम्मेलन में भाग ले रहे हैं 10 पद्म पुरस्कार विजेता। तो हिमालय के संरक्षण से होगा मानवता का कल्याण। 3 दिवसीय हिमालय कॉलिंग कार्यक्रम में पर्यावरण करेंगे चिंतन और मंथन। तो सम्मेलन में 10 पद्म पुरस्कार विजेता भाग ले रहे हैं। इनमें पर्यावरण संरक्षण डॉक्टर नील प्रकाश जोशी, प्रोफेसर जीपी तलवार, डॉक्टर एन के गांगुली, डॉक्टर प्रेमचंद शर्मा, प्रोफेसर वीसी ठाकुर, डॉक्टर कल्याण सिंह रावत, डॉक्टर विजय शर्मा, डॉक्टर माधुरी बर्थवार, डॉक्टर बलेंद्र प्रकाश और डॉक्टर अनूप साहा शामिल हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों। हिमालयन कॉलिंग 2025 के उद्घाटन अवसर पर संबोधित करते राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त। तो यूपीएस में जो हिमालयन इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग एंड लीडरशिप की ओर से जो वैश्विक सम्मेलन हिमालय कॉलिंग 2025 का आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय सम्मेलन को मंगलवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उद्घाटन कर दिया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के नतीजे जारी। शीर्ष 20 में शामिल हुआ है दून। बधाई हो हमारे देहरादून को। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के जो दून शहर टॉप 20 शहरों में शुमार हुआ है। इसके लिए दूनवासी बधाई के पात्र हैं। ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। हमें अभी अगली बार टॉप 5 शहरों में आना होगा। इसको ही ध्यान में रखकर स्वच्छ वायु के लिए मिलकर हम काम करेंगे, ऐसा कहना है हमारे शहर के मेयर सौरभ थपलियाल जी का। तो अपने शहर की हवा की गुणवत्ता थोड़ी बेहतर हुई है और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में जो देहरादून है उसने 19वीं रैंक प्राप्त कर ली है और टॉप 20 शहरों में स्थान बनाया है। पिछले साल दून 37वें नंबर पर रहा था। तो इसके लिए नगर मेयर जो सौरभ थपलियाल हैं, इनके लिए नगर आयुक्त नवाई बंसल को शुभकामनाएं भी दी हैं। टॉप 5 में आने के लिए बढ़ाए कदम। तो इसके अलावा इमरजेंसी में 24 घंटे खुलेंगे औषधि केंद्र। तो दूर अस्पताल के इमरजेंसी और आईपीडी के दोनों जन औषधि केंद्रों की 24 घंटे खोलने की तैयारी है। इस संबंध में जो अस्पताल प्रबंधन है उनके अधिकारियों की तरफ से निर्देश जारी हो गए हैं। दूसरे दिन भी दून से 6 ट्रेनें देरी से रवाना हुई हैं। इसके अलावा दोस्तों वाहनों के चालान में 33% बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को देहरादून संभाग के प्रवर्तक कार्यों की समीक्षा में सामने आ गए आंकड़े। 1.77 करोड़ की वसूली भी हुई वृद्धि। 7 दिवसीय अभियान चलाने के निर्देश। आरटीओ जो अनीता चमोला हैं, उन्होंने कहा शराब पीकर बिना लाइसेंस वाहन चलाने के खिलाफ कार्रवाई के लिए 7 दिवसीय चेकिंग अभियान चलाया जाए और उसका जल्द से जल्दी जो चालान से संबंधित मामले हैं उनका जल्दी निस्तारण भी किया जाए। इसके जो संभाग के अन्य अधिकारी हैं उनको भी इसके निर्देश दे दिए गए हैं। चलते हैं दोस्तों अगली खबर पर। तो मनपसंद विषयों का चयन करेंगे छात्र। नए पाठ्यक्रम भी शुरू। जो हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिन सिंह रावत, उनकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में उन्होंने ये कहा है ईवी तकनीकी, IoT, SI, डाटा एनालिसिस, इमर्जिंग टेक के सभी कोर्स होंगे शुरू। MBBS BDS दाखिलों की दूसरी काउंसलिंग आज से होगी दोस्तों। नीट UG के पहले चरण की काउंसलिंग बाद उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 345 और डेंटल कॉलेजों में BDS की 95 सीटें खाली हैं। तो कुछ सीटों को दिया गया दोस्तों 345 सीटें MBBS की और डेंटल कॉलेजों में BDS की 95 सीटें खाली। तो ये डिटेल आप देख सकते हैं। इसके अलावा IIM के लिए होगी संयुक्त प्रवेश परीक्षा। काशीपुर उधम सिंह नगर की खबर। भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर, रायपुर, रांची और तिरुचिरापल्ली ने MBA प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश प्रक्रिया 2026 कराने की घोषणा की है। तो अब आपको IIM की जो परीक्षा है वो संयुक्त रूप से कराई जाएगी दोस्तों। इसके अलावा आवेदन के 7 दिन के अंदर OU डिस्पैच करेगा डिग्री। तो अच्छी खबर हमारे विद्यार्थियों के लिए जिन्हें डिग्री के लिए इंतजार करना पड़ता था। तो हल्द्वानी से खबर आ रही है प्रदेश में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के जरिए दूरस्थ शिक्षा से 30,000 से ज़्यादा छात्र अध्ययनरत हैं। तो उन्हें बार बार केंद्र पर, जैसे विद्यार्थी जो केंद्र पर बार बार नहीं आ सकते, उन्हें आवेदन के 7 दिन के अंदर डिग्रियाँ डिस्पैच कर देगा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। तो विश्वविद्यालय के जो परीक्षा विभाग हैं उनके अनुसार 24 जुलाई 2025 से अब तक कुल 6,619 आवेदनों पर विचार किया गया है, कार्य किया गया है। जुलाई तक 5,679 और अगस्त में 848 उपाधियाँ
यानी प्राणों भेजे जा चुके हैं। BLLB प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है। चंबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की तरफ से 7 सितंबर को जो आयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा ये UET हुई थी, उसका BLLB और LLB पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा बल घोषित कर दिया गया है। उसकी जो साइट लिंक दिया गया है online.hnbgu.ac.in एंट्रेंस 25 पर परीक्षा बल उपलब्ध है। इसके अलावा दोस्तों अगली खबर देख लेते हैं। हरियाणा के तलवारबाजों के हुनर में दिखी तेज धार। हल्द्वानी से खबर आ रही है। गोला पार्क अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में जो नेशनल फेसिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन हरियाणा के तलवारबाजों का जलवा बरकरार रहा। पुरुष और महिला सेवर इवेंट में हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। बधाई हो हमारे देश के खिलाड़ियों को। लेज़र रन में नमिया और आरना ने जीते पदक। दून में 2 दिन होगी पिकबॉल चैंपियनशिप। उत्तराखंड पिकबॉल एसोसिएशन की ओर से उत्तराखंड पिकबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। सुभाष नगर चौक के क्लब में 20 से 21 सितंबर तक आयोजित होने वाली चैंपियनशिप में महिला पुरुष दोनों वर्ग के ओपन, अंडर-14, अंडर-19, 35-50 वर्ग में एकल व मुक्केबाजी मुकाबले होंगे। चलिए दोस्तों फटाफट अगली खबर पढ़ लेते हैं। तो मोबे वाले में कार शोरूम में घुसा ट्रक, 2 टुकड़ों में बटा। देख सकते हैं आप। सरकार से ज़्यादा अपने राजस्व की चिंता में डूबे जिम्मेदार, 32 गिरफ्तार। 3 वर्षों में विजिलेंस के रडार पर सबसे अधिक आए राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी। देख सकते हैं 8,000 से ज़्यादा गैर विजिलेंस शिकायतें इस वर्ष मिली। 331 शिकायतों में 12 ट्रैप किए गए। मंगलवार को डायरेक्टर विजिलेंस डॉक्टर V मुरुगेशन ने विभाग की समीक्षा के बाद दी है जानकारी। 13 शिकायतकर्ताओं को रिवॉल्विंग फंड से वापस हुई धनराशि। ये थे अहम कार्रवाई। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों। इसके अलावा इतना पीटा कि आँख की रोशनी चली गई, 700 पर संकट। कैंट इलाके में की घटना है। तो 6 सितंबर की रात को एक युवक को कुछ युवकों ने इतनी तरह पीट दिया कि उसकी आँख की रोशनी चली गई है। अस्पताल के ICU में गंभीर हालत में। उसकी मां के बयान के आधार पर सोमवार को मुकदमा दर्ज हुआ। जो मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया ऋषिकेश में। इसके अलावा गालीगलौज में मारपीट के आरोप में 2 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि भट्टोवाला निवासी कृष्णा ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। कृष्णा ने पुलिस को बताया कि 25 अगस्त को करीब 7:30 बजे अखिल, लक्की और अरमान और उसके करीब 20 साथियों के साथ मार की पीट की, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आई और गाल भी फट गया। दोस्तों इस तरह की घटनाएं शर्मिंदा करती हैं हमारी सभ्यता को। चक्कर खाकर गिरी युवती बेहोश। स्वास्थ्यकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर युवती को एम्बुलेंस से इमरजेंसी में भिजवाया। तापमान में उतार चढ़ाव से आ रही परेशानी। तो दोस्तों आजकल मौसम कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म, उससे भी दिक्कत हो रही है। सेना की एम्बुलेंस की टक्कर से युवक की मौत पर मुकदमा दर्ज। कैंट में 2 सितंबर को हुआ था हादसा। बाइक सवार 2 युवक टकराए थे एम्बुलेंस से। पहले जमीन फिर चेक के नाम पर धोखा। दोषी को 3 माह की सजा। घटना आ रही है देहरादून से। तो देख सकते हैं 2.30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया अदालत ने। राइफल फंड से दिव्यांग के घर फिर आएगी बिजली। तो 25,000 रुपये की धनराशि राइफल फंड से मुहैया कराई गई। माई सिटी रिपोर्टर न्यूज़। तो आवाजाही के संबंध में हुए विवाद में पुलिस ने दर्ज की क्रॉस रिपोर्ट। कोंवाले में हाईवे की सर्विस लेन पर आवाजाही को लेकर कार कंपनी के कर्मचारी और पूर्व प्रधान के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों में एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने क्रॉस रिपोर्ट दर्ज कर ली है। चलते दोस्तों आगे। तो कुछ एजुकेशन करियर को लेकर कुछ खबरें हैं दोस्तों, देख सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2025। पात्रताएं स्नातक और अन्य राजनीतिक योग्यताएं। इंटेलिजेंस ब्यूरो में आवेदन आमंत्रित 394 पद। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल 339 पद। रेलवे भर्ती बोर्ड में नौकरी के मौके 434 पद। नर्सिंग अधीक्षक, डायलिसिस तकनीशियन आदि के पद खाली। आवेदन की अंतिम तिथि 28 सितंबर 2025। ILBS में निकली भर्ती 171 पद। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में हैं 17 पद। योग्य अभ्यर्थी और हमारे बेरोजगार युवा कर सकते हैं इसमें अप्लाई। 6G चिप से फर्राटा भरेगा इंटरनेट। ये देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी से खबर आ रही है। बीजिंग और हांगकांग विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों ने अब 6G चिप तैयार कर ली है। इससे नेटवर्क खुद ब खुद मैनेज और ऑप्टिमाइज हो सकेगा और इंटरनेट की गति बहुत तेज़ हो जाएगी। तो हमारा देश ही नहीं, हमारा पूरा विश्व उन्नति कर रहा है टेक्नोलॉजी में। व्हाट्सएप पर मोशन के साथ साउंड प्ले भी। रील देखते हुए करें चैट या देखें ईमेल। इसकी कुछ खबरें बताई गई हैं।
इसके अलावा आज ही के दिन क्या क्या हुआ था, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं बता देते हैं दोस्तों। आज का दिन 10 सितंबर 1988, आज के दिन में 19 साल की उम्र में जर्मनी के स्टेफी ग्राफ ने यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप जीती थी। मार्गरेट कोर्ट के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली स्टेफी ग्राफ पहली महिला बनी थी। और 1846 में आज ही के दिन एलियास होवे को सिलाई मशीन के लिए पेटेंट मिला था। इसके आज ही के दिन 1895 में 10 सितंबर 1895 को प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार विश्वनाथ सत्यनारायण का जन्म हुआ था। और 10 सितंबर 1923 को बंगाल के लोकप्रिय साहित्यकार सुकुमार रे का निधन हुआ था। और 10 सितंबर 1974 को गिनी बिसाऊ को पुर्तगाल से स्वतंत्रता मिली थी। तो दोस्तों ये कुछ खबरें लेकर मैं आपके लिए आया था। सुबह सुबह पीना चाहिए आपको दालचीनी और सौंफ का पानी। ये स्वास्थ्य संबंधी खबर आप देख लें। नियमित तौर पर दालचीनी और सौंफ का पानी पीने से कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नियंत्रित हुई रोडवेज, बाल बचे 35 यात्री। सीएससी की इमरजेंसी में 3 बजे लटका मिला ताला। ब्लॉक प्रमुख ने किया केंद्र का औचक निरीक्षण, जताई नाराजगी, व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश। ये खबर आ रही है दोस्तों यमकेश्वर से। तो जो वहाँ के ब्लॉक प्रमुख है सीता चौहान, उन्होंने जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और अपराह्न में 3 बजे ही वहाँ ताला लटका मिला। तो इससे वो नाराज़ हुई और उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा है कि अस्पताल में चिकित्सक नहीं मिलते, अन्य स्टाफ करता है उपचार। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। स्पेशल ट्रेन बनकर गई कोच्चावली एक्सप्रेस ऋषिकेश से खबर आ रही है। हरिद्वार और मोतीचूर के बीच जो रेलवे ट्रैक पर मलबे को साफ करने के लिए योगनगरी ऋषिकेश और ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का संचालन सामान्य रहा है। ट्रेनों के समय पर संचालित होने से यात्रियों ने राहत की सांस ली है। और मंगलवार को कोच्चावली एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन बनकर गई है। तो देखिए पहाड़ पर संचालित हो रही पुरानी बसों से परेशानी हो रही है, ऋषिकेश से खबर है। इसके अलावा आप देखते हैं गृह कक्षा की दीवार, धंस रही जमीन, संकट में नौनिहाल। ये घटना कहाँ की है देख लेते हैं दोस्तों। ये है कोटद्वार दुगड्डा की घटना। विकासखंड दुगड्डा के जो मोहरा है वहाँ पर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चे भले ही मात्र 10 पढ़ते हैं, लेकिन इन जो बच्चे हैं उन पर अनमोल उनके जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। तो एक कक्षा की दीवार घिर चुकी है और भूदशा होने से लगातार अभी भी खतरा बना हुआ है। देख सकते हैं चित्र में, ये विद्यालय मोहरा के भवन की दीवार है, क्षतिग्रस्त हो गई है। और भवन की सुरक्षा के लिए विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से 2022 से आग्रह किया जा रहा है और आज तक बजट आवंटित नहीं हुआ है। इससे स्थिति चिंतनीय बनी हुई है, कहना है वहाँ की प्रधानाचार्य राऊ प्राथमिक विद्यालय मोहरा की एसपी भारती का। राऊ मोहरा के भवन की स्थिति खस्ता हाल है। सड़क निर्माण के बाद आंगन धंसने से भविष्य के लिए खतरा बना हुआ है। विद्यालय से दोबारा प्रस्ताव मांगा गया है। अमित कुमार जो वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी हैं दुगड्डा के, उन्होंने ऐसा बयान दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं। नवारों के विषैले बोल, काफ़ी साचों की तरह हमारा खून चूस रहे ब्रिक्स देश। तो ट्रंप के बड़बोले सलाहकार ने कहा है नहीं टिकेगा ब्रिक्स का साथ, एक दूसरे से करते हैं नफरत। रूसी ज़मीन पर चीनी नज़र का किया दावा। सिल्वा पर ब्राज़ील को कर्ज में धकेलने का आरोप। फिर बोले भारत को वार्ता के लिए तैयार होना पड़ेगा। पाकिस्तान को चीन ने दिया था परमाणु बम। तो ये कुछ दोस्तों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें, देश विदेश की खबरें हैं। इजरायली हवाई हमले में हमास के गाजा प्रमुख खलील के बेटे की मौत हो गई है। काहिरा से खबर आ रही है। यरूशलेम बस स्टॉप हमले में आरोपियों के घर ढाए जाएंगे घर। यरूशलेम से खबर आ रही है। चलिएगा आगे देख लेते हैं दोस्तों खबर। तो ये अंतिम पेज की अंतिम खबरें हैं दोस्तों। उत्कृष्ट कार्य वालों को किया जाएगा सम्मानित। इसके अलावा डे केयर सेंटर में बनेगी बच्चों के लिए लाइब्रेरी, देहरादून से खबर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों प्रोड्रोमल अवस्था के बाद हृदयाघात का खतरा अधिक, चिकित्सक बोले लोग कर रहे तबीयत खराब लग रही, लोग कह रहे तबीयत खराब लग रही, जांच रिपोर्ट सामान्य है। 35 रोज हर रोज ओपीडी में आते हैं, प्रोड्रोमल अवस्था से गुजर रहे। बचाव के क्या उपाय हैं? बिना चिकित्सीय सलाह के दवा का सेवन ना करें, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं, आसपास का माहौल स्वच्छ और शांत रखें, बाहर के खाने से बचे रहें। क्या होता है दोस्तों प्रोड्रोमल और इलनेस अवस्था में अंतर? तो हमारे जो चिकित्सक है डॉक्टर कुमार जी, उनके अनुसार जो है प्रोड्रोमल अवस्था में लोगों के बीमार होने का सिर्फ एहसास होता है, इसलिए वे कई तरह के लक्षणों को महसूस करते हैं। जबकि इनलेस अवस्था वो है जिसमें उन्हीं लोगों में किसी न किसी बीमारी की पुष्टि होती है। जो लोग प्रोड्रोमल अवस्था से जूझ रहे थे
बीमारी की एक से दूसरी अवस्था में जाने में करीब 7 दिनों का समय लग सकता है। कहने का मतलब है दोस्तों, प्रोड्रोमल अवस्था यानी पहले से ही हमें संकेत मिलने लगता है कि हम थोड़ा सा बीमार लग रहे हैं, लेकिन उस समय रिपोर्ट में बीमार नहीं मिलते, कुछ दिन के बाद हम बीमार दिखने लगते हैं। साल में 12 दिन मिलेगा मानदेय सहित अवकाश। तो प्रांतीय रक्षक दल यानी PRD के स्वयंसेवकों को अब साल में 12 दिन मानदेय के साथ आकस्मिक अवकाश मिल सकेगा। तो अच्छी खबर हमारे PRD जवानों के लिए। यह फैसला चारधाम यात्रा और अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों में जो PRD की ड्यूटी लगती है उनके उत्कृष्ट योगदान को देखकर लिया गया है, ऐसा कहना है हमारी मंत्री रेखा आर्य का। तो क्षतिग्रस्त हाईवे में सुधारीकरण कार्य हो रहा है। मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग 707A में जल भराव होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही थी। अब NH ने मार्ग के सुधारीकरण का कार्य दोस्तों शुरू कर दिया है, तो मसूरी में आवाजाही भी बनी रहेगी। राजमार्ग पर नाली बनाती हुई JCB आपको दिख रही है। इसके अलावा विकास और वानिश का पैमाना गलत पड़ गया दोस्तों, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। विकास और विनाश का पैमाना जरूरी, जयराज ने कहा। देहरादून उत्तरांचल विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज में हिमालय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें विकास और पारिस्थितिक नाजुकता में संतुलन जरूरी है, ऐसा कहा है हमारे विशेषज्ञों ने। तो अंतिम खबर, बुजुर्ग कहते हैं कि पारिवारिक समस्याएं बढ़ा रही हैं आत्महत्या की प्रवृत्ति। तो सही कहते हैं दोस्तों, बुजुर्गों को अनुभव होता है और उनका कहना गलत नहीं है। तो बदलते जो सामाजिक माहौल और जीवनशैली से आत्महत्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है और बुजुर्गों में भी आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है। एम्स के विशेषज्ञों का कहना है कि पारिवारिक समस्याएं बुजुर्गों में भी आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ा रही हैं। तो एम्स मनोरोग विभाग के जो प्रोफेसर अनंदिया दास हैं वो कह रहे हैं, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल आत्महत्या के मामलों में 5 से 8% मामले 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के हैं। तो दोस्तों, आत्महत्या चाहे जवान की हो या बुजुर्ग की, गलत है। हमें ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है, हमें इसको गंवाना नहीं चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ। नमस्कार।